जीवन में एक दौर संघर्ष को समर्पित होता है। ये एक ऐसा दौर है जो ये तय करता है कि हम सफलता पाने के लिए कितने लायक हैं। बिना संघर्ष किए हम कभी भी सफल नहीं बन सकते। संघर्ष का दौर ना ही सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है, बल्कि मुसीबतों से लड़ने के लिए मजबूत भी बनाता है। जीवन में परिवर्तन के लिए या कुछ बड़ा हासिल करने के लिए संघर्ष करना बेहद आवश्यक है। जो इंसान इस दौर में घबरा जाता है और इस वक्त का सामना किए बिना पीछे हट जाता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती। याद रखिएगा, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। संविधान निर्माताओं ने राज्यपालों की भूमिका नागरिकों और सरकार के लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कल्पना की थी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये बातें कही। राष्ट्रपति ने राज्यपालों से अपने राज्यों में अधिक समय देने और जनता के साथ जीवंत संबंध बनाने के लिए भी कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में कोविड से निपटने के लिए भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में अपने स्वागत संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण के बाद भारत महामारी से उबर रहा है। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व कोविड के खिलाफ संघर्ष में सफलता के लिए भारत की सराहना कर रहा है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान कई बार मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से विचार विमर्श किया है और उन्हें सलाह भी दी है। राज्यपालों ने महामारी के दौरान सक्रियता से काम किया है। 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उस दिन को आदि जाति गौरव दिन के रूप में मनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इस साल क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है, हम गौरव दिन की जगह एक सप्ताह 15 से 22 तक का मनाएंगे और फिर हर साल भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें जनजाति गौरव दिन मनाने का सिलसिला जारी रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 नई ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये पहल है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। ये उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश का अवसर मुहैया कराती है। निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त में ऑनलाइन खोल सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके यहां सभी वयस्कों को हर घर दस्तक अभियान के दौरान कोविड टीके की पहली खुराक मिले। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से बैठक की। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की भी समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी दोहराया कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण और कोविड अनुरूप व्यवहार 2 हथियार हैं। भारत में कोविड-19 टीकाकरण में 110 करोड़ का अहम पड़ाव पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 13,091 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,878 मरीज ठीक हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.25% हो गई है। देवी अन्नपूर्णा की कनाडा से वापस लाई गई मूर्ति वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है। इससे पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की पूजा की। मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को सड़क मार्ग से दिल्ली से
वाराणसी ले जाया जा रहा है। 15 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में मूर्ति स्थापित करेंगे। और अब राज्यों से जुड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के आखिरी दिन सदन में गतिरोध हुआ। विपक्ष ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की मांग की। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र की अधिसूचना को वापस लेने की मांग से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 दर्ज किया गया। ये बहुत खराब श्रेणी में है। इससे पहले ये स्तर 382 पर था। कई इलाकों में स्मॉग की लेयर सुबह से छाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मेरठ में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में हुए इस विशेष समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। असम में हाल में हुए उपचुनाव में चुने गए 5 नए विधायकों ने राज्य विधानसभा के सदस्यों के रूप में शपथ ली। विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी ने सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से स्थानीय लोगों को फलों और सब्जियों से बनने वाले उत्पादों की ट्रेनिंग दी गई। इससे युवाओं, खासकर महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। हॉर्टिकल्चर विभाग इस तरह के कोर्स का लगातार आयोजन करता है। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए डोर टू डोर सर्वे और एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारी घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों की पहचान करने में लगे हैं। कानपुर में जीका वायरस के 16 और नए मरीज मिले हैं। केरल में विपक्षी गठबंधन यूडीएफ के विधायक पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम नहीं करने पर पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वो आज साइकिल पर पहुंचे। विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने साइकिल चालकों का नेतृत्व भी किया। तमिलनाडु के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नीलगिरी, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी में भारी बारिश का अनुमान अभी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बैठक करके हालात का जायजा लिया। राहत गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। चेन्नई की महिला इंस्पेक्टर राजेश्वरी की बहादुरी की खासी इन दिनों चर्चा हो रही है। दरअसल भारी बारिश से चेन्नई और तमिलनाडु के कई जिले बेहाल हैं। सड़कों पर पानी जम गया है, पेड़ टूटकर गिर पड़े हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। ऐसे में एक बेहोश व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर महिला इंस्पेक्टर राजेश्वरी ऑटो तक ले गई और उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। और देश और राज्यों की खबरों के बाद अब एक नजर दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा के इर्द गिर्द चीन का किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि राजनयिक माध्यमों से चीन को इस बारे में पहले ही अपना विरोध दर्ज करा दिया है और आगे भी इस बारे में चीन से विरोध जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा कि भारत स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बचाने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर फिर खोला जाएगा। आने वाले दिनों में गुरु पर्व को देखते हुए 17 नवंबर से 26 नवंबर के बीच 1500 तीर्थ यात्रियों का जत्था भारत से पाकिस्तान जाएगा। ये यात्रा अटारी वाघा सीमा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी की बीते 100 साल की अहम उपलब्धियों को लेकर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही अगले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए भी रास्ता साफ कर दिया गया है। पार्टी की 19वीं केंद्रीय समिति का छठा पूर्ण अधिवेशन 8 से 11 नवंबर को बीजिंग में आयोजित किया गया। सीपीसी के 100 साल के इतिहास में यह इस तरह का मात्र तीसरा प्रस्ताव है। शी जिनपिंग को 2016 में पार्टी के केंद्रीय नेता का दर्जा दिया गया था, जो माओ के बाद ये दर्जा पाने वाले पहले नेता हैं। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण की चौथी और फ्रांस में 5वीं लहर का कहर शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी के कारण पूरे यूरोप में रूस के बाद ब्रिटेन में सबसे ज्यादा करीब 1,42,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन ने बहुत तेजी से टीके लगाए हैं। अब तक यहां 68.3% लोगों को पूरा टीका लग चुका है, जबकि 74.8 आबादी को पहली डोज भी मिल चुकी है। वहीं 4 लहरों का सामना कर चुके यूरोपीय संघ के देश फ्रांस में 68.6% आबादी पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुकी है, जबकि 76.3% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। फ्रांस 65 साल से अधिक उम्र की अधिकांश आबादी को बूस्टर डोज भी दे चुका है, जबकि ब्रिटेन में 50 से अधिक उम्र के लिए ये काम जारी है। इसके बावजूद ब्रिटेन में 4% और फ्रांस में 2.9% की संक्रमण दर से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। और अब बात अपनी सेहत की। सेहत शरीर के लिए नियमित योग करना जरूरी है, इसलिए हम आपको बताते हैं ऐसे योगासनों के बारे में जिनसे न सिर्फ आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा, बल्कि कुछ शारीरिक परेशानियों में भी राहत मिलेगी। आज आपको बताएंगे पवन मुक्तासन के बारे में। रोजाना पवन मुक्त आसन करने से जो पाचन शक्ति है, यानी हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी मजबूत होता है। साथ ही इस आसन से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। कैसे करना चाहिए पवन मुक्त आसन, आइए जानते हैं। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पीठ के बल लेट जाएं। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए दोनों टांगों को मिलाएं। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठाएं। अपने घुटनों को मोड़ें। अब हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लें। अपने घुटनों को छाती के समीप लाएं। श्वास छोड़ें। गर्दन उठाएं और नासिका को दोनों घुटनों के बीच लाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए गर्दन को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को वापस ले आएं। और विश्राम करें। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 12 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 12 नवंबर वर्ष 1984 में ब्रिटेन के 1 पाउंड के नोट को खत्म करने का फैसला किया गया। लगभग 150 साल के बाद ब्रिटेन के 1 पाउंड के नोट को समाप्त कर उसकी जगह 1 पाउंड का सिक्का शुरू किया गया। ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री नाइजेल लॉसन ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही क्विट के नाम से पहचाने जाने वाले नोट खत्म कर दिया गया। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने नोट को बचाने की पूरी कोशिश की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि नोट के मुकाबले सिक्के ज्यादा महंगे हैं, लेकिन वो नोट से 50 गुना ज्यादा दिनों तक रहेंगे।
12 नवंबर वर्ष 1946 में महामना मदन मोहन मालवीय का निधन हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। महामना ने अपना जीवन पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में समर्पित किया। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 12 नवंबर वर्ष 2009 में विश्व निमोनिया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस को पहली बार ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर निमोनिया की गंभीरता उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संगठनों और देशों को निमोनिया से मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का कारण निमोनिया ही है। और इतिहास के पन्नों पर नजर डालने के बाद अब बात करेंगे न्यूज यू कैन यूज की, यानी एक ऐसी खबर जो आपके काम आ सकती है। काफी पहले से ये कहा जा रहा था कि भारत को 5F कैप्चर करने चाहिए, यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इस पूरी वैल्यू चेन को भारत में मजबूत बनाना चाहिए ताकि भारत बेहतर तरीके से अपनी सेवा दुनिया को दे सके। कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र में पैदा होता है, वहां से तमिलनाडु जाता है जहां स्पिनिंग होती है, प्रोसेसिंग के लिए राजस्थान, गुजरात आता है, गारमेंट्स का काम फिर दिल्ली में, एनसीआर में और बेंगलोर, कोलकाता में होता है और निर्यात के लिए मुंबई और कांडला जाना पड़ता है। लेकिन अब ये सब कुछ पीएम मित्र योजना के तहत इंटीग्रेटेड तरीके से हो सकेगा। तो क्या है पीएम मित्र योजना और कैसे ये टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, आइए देखते हैं हमारे न्यूज यू कैन यूज सेगमेंट में। पीएम मित्र का पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। ये एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन है जो टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए बनाई गई है। पीएम मित्र योजना के जरिए एक ही जगह पर स्पिनिंग, बुनाई, प्रोसेसिंग, डाइंग और प्रिंटिंग से लेकर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग तक का काम किया जाएगा। इसके लिए 7 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। पीएम मित्र योजना से टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सकेगा। कैबिनेट ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रुपए की पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से प्रोडक्शन और निर्यात केंद्रित ग्रोथ होगी। एक ही जगह पर पूरी वैल्यू चेन मौजूद होने की वजह से लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी। योजना से टेक्सटाइल सेक्टर में करीब 21 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इनमें 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट रोजगार शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य भारतीय कंपनियों को ग्लोबल स्तर पर उभरने में मदद करना है। इसके साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए निवेश बढ़ाने में भी ये योजना मददगार साबित होगी। और चलते चलते मिलवाते हैं आज के कलाकार से। आज के कलाकार में आज आपको हम मिलवाएंगे प्रसिद्ध सितार वादक अग्नि वर्मा से। अग्नि वर्मा देश विदेश के मंचों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुविधा से समा बांधते हैं और भावी पीढ़ी को भी इसका प्रशिक्षण देते हैं। तो आप लीजिए उनके संगीत का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।